झारखंड से आता हूँ और झारखंड बहुत पुरानी मांग हम लोगों की है। अलग राज्य हम मांग करते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष चाहते हैं और एक के साथ रहना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना चाहिए। आदिवासी हर जगह का कौन मालिक बनेगा? आदिवासी का शिबू सोरेन बन सकता है। ये अच्छा आदिवासी तो उल्लू बना सकता है। इतिहास अक्सर महलों में बैठकर राजाओं की कहानियां लिखता है, लेकिन कुछ कहानियां मिट्टी से जन्म लेती हैं, पसीने से सींची जाती हैं और खून से अमर हो जाती हैं। आज शख्सियत में बात उस शख्स की जिसने इतिहास को अपनी लाठी और संकल्प से जंगलों की मिट्टी पर लिखा। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर सत्ता के गलियारे तक कांप उठते थे और जिसे देखकर गरीबों की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती थी, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से दिशोम गुरु कहते थे। ये कहानी है दिशोम गुरु शिबू सोरेन की। एक बेटा, एक बागी, एक गुरु और एक राज्य के निर्माता की। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं यानाव का खास कार्यक्रम शख्सियत। आज दिसोम गुरु हमारे बीच नहीं है। आज उनकी 82वीं जयंती है। आज हम दिसोम गुरु के जिंदगी से अनसुने पहलुओं से आपको रूबरू करवाएंगे। हालांकि दिसोम गुरु शिबू सोरेन से जुड़ी अनगिनत कहानियां आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, जहां उनकी जिंदगी के सफर से जुड़े तमाम कहानियां आप देख सकेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखें अनसुने अनछुए पहलुओं को। तो चलिए शुरू करते हैं शख्सियत। 11 जनवरी 1944 झारखंड के एक छोटे से गांव नेमरा में जन्मा एक साधारण बालक शिबू। वो नहीं जानता था कि नियति ने उसके लिए क्या लिखा है। 18 साल की उम्र में शिबू ने वो मंजर देखा जो किसी भी इंसान की आत्मा को झकझोरते। उनके पिता सोबरन सोरेन एक शिक्षक थे जो शिक्षा को लेकर अलख जगा रहे थे, आदिवासियों को जागरूक कर रहे थे, लेकिन सूदखोरों के द्वारा उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पिता का शव सामने था और घर में मातम छाया हुआ था। लेकिन शिबू, जो तब उनका नाम शिवलाल था, उनकी आंखों में आंसू नहीं था। उस दिन उन्होंने अपने हाथ में अपने पिता की चिता की राख ली और कसम खाई कि जिस शोषण ने मेरे पिता को छीना है, मैं उस शोषण की जड़ें काट दूंगा। यहीं से शुरू हुआ एक मासूम बालक के गुरुजी बनने का सफर। शिबू ने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के अधूरे सपने यानी आदिवासियों के हक की आवाज बुलंद करने में लग गए। इसी दौरान उनके दोस्तों ने कहा कि शिबू, तुम मुखिया का चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हो? वो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन काफी समझाने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। लेकिन शिबू सिर्फ चुनाव हारे थे, उनका हौसला बुलंद था और फैसला अडिग। उनकी लड़ाई सूदखोरों से थी, महाजनी प्रथा को खत्म करने की थी। अब आपको 70 के दशक में ले चलते हैं। तब झारखंड यानी तत्कालीन बिहार के जंगलों में एक खौफनाक शांति थी। महाजन और सूदखोर का आतंक चरम पर था। वो लगभग आदिवासियों की जमीनें हड़प चुके थे। तब शिबू ने टुंडी की तराई के पहाड़ को अपना ठिकाना बनाया और रणनीति बनाई, और हथियार नहीं बल्कि जनता की शक्ति को एकत्रित करने की उन्होंने ठान ली। उन्होंने सबको एक एक करके एकत्रित करना शुरू कर दिया और सूदखोरों पर वार करने के लिए शुरू किया धान काटो आंदोलन, जिसे धनकटनी आंदोलन भी कहा जाता है। वो रात के अंधेरे में हजारों आदिवासियों के साथ उन खेतों में पहुंचते जिन पर महाजनों ने कब्जा कर रखा था। वो अपनी ही फसल काटते और गरीबों में बांट देते। पुलिस और प्रशासन उनके पीछे था, लेकिन जंगल उनका घर था। कहते हैं कि शिबू सोरेन को पकड़ना नामुमकिन था। पुलिस और प्रशासन उनके पीछे था, लेकिन जंगल उनका घर था। कहते हैं कि शिबू सोरेन को पकड़ना नामुमकिन था। वो हवा की तरह आते और गायब हो जाते। आदिवासियों को लगने लगा था कि उनका रक्षक आ गया है। टुंडी के जंगलों में वो गुरिल्ला की तरह रहते थे। भूख ऐसी कि कई बार पेड़ों की छाल और जड़ें खाकर दिन काटने पड़े, लेकिन ये उन आदिवासियों के लिए जिनके लिए वो लड़ने निकले थे। लेकिन खतरा जो था वो भूख से बड़ा था। पुलिस का मुखबिरी जाल बिछा हुआ था। गुरुजी ने अपने साथियों के लिए कोड बनाया।
अगर जंगल में सियार की आवाज गूंजती तो इसका मतलब था कि दुश्मन करीब है, छिप जा। अगर खास पक्षी चहचहाता तो मतलब था खाना तैयार है या रास्ता बिल्कुल साफ है। पुलिस जंगल में खड़ी रहती और सियार रोते रहते। उन्हें लगता है जानवर लड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो गुरुजी की खुफिया सेना एक दूसरे से बात कर रही होती थी, वो भी जानवरों की आवाज में। शिबू जानते थे कि केवल जमीन वापस लेने से आजादी नहीं मिलेगी। उन्होंने आदिवासियों के भीतर की कमजोरियों पर प्रहार किया। उन्होंने शराबबंदी लागू की और शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि आदिवासियों को शराब पिलाकर महाजनी जो हैं वो जमीनें लिखवा लेते हैं। शिबू सोरेन ने अपनी अदालत शुरू की, अकूत कचहरी। इसके जरिए उन्होंने आदिवासियों को शिक्षित करने का फैसला लिया। धीरे धीरे वो कामयाब भी होने लगे। महाजन का कर्ज हो या पारिवारिक विवाद, गुरुजी का फैसला पत्थर की लकीर होता था। वो आदिवासियों के लिए सरकार से ऊपर हो चुके थे। मतलब गुरुजी पर आदिवासियों को अंधा भरोसा था, आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन अब ये लड़ाई बड़ी हो चुकी थी, अकेले लड़ना मुश्किल था। 1972 से 76 तक शिबू सोरेन द्वारा चलाया गया आंदोलन इतना प्रभावित रहा जिससे वो काफी चर्चा में रहे। आदिवासी उनकी जय जयकार करते हैं, जबकि महाजन शिबू सोरेन के नाम से ही कांपने लगते थे और जमींदारों में वो व्याप्त हो गया था। आदिवासियों की जिस जमीन पर महाजनों ने कब्जा कर रखा था, उसी जमीन को ये आंदोलन आदिवासियों को वापस कर रहा था। एक दौर ऐसा भी आया जब पुलिस पूरे दमखम के साथ शिबू सोरेन को ढूंढ रही थी। 23 मार्च 1972 का वो दिन था जब पुलिस को भनक लग गई थी कि पारसनाथ की तराई में बसे पलमा गांव में शिबू सोरेन मौजूद हैं। पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया। पलमा गांव में महाजनों के खिलाफ बैठक चल रही थी, बड़ी बैठक थी। ऐसे बैठकों में यह तय होता था कि आगे किस महाजन को निशाना बनाना है, ये किस जमींदार की खेत में धान कटनी करनी है। बैठक गुप्त होती थी। उसकी सूचना आदिवासी अपने तरीके से, यानी कि पत्तों को जो लकड़ी से बांध कर देते थे और एक दूसरे को इशारों इशारों में बता दिया जाता था कि कौन से महाजन को आज निशाना बनाना है, किसके खेत से धान काटनी है। लगभग 400 आदिवासी वहां बैठक कर रहे थे। शिबू सोरेन पूरे इलाके में घूमते रहते थे, कई गांव में उनका दौरा होता था। शिबू सोरेन पलमा की बैठक में आने ही वाले थे, तभी गांव वालों की नजर पुलिस पर पड़ गई और पुलिस को देखते ही भगदड़ मच गई। इधर पुलिस ने भी फायरिंग करना शुरू कर दिया, जबकि आदिवासियों की ओर से पुलिस पर तीर धनुष चलाए गए। लेकिन पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी, वो पीछे हटने वाली नहीं थी। जबकि ग्रामीण पूरे तौर पर तैयार नहीं थे, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बैठक थी। पुलिस कार्रवाई से वो घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने भागते आदिवासियों पर फायरिंग शुरू कर दी। उसमें शिबू सोरेन के 4 साथी अमूल्य सेन, रीतलाल मुर्मू, सागर सोरेन और बाली मियां मारे गए। ये चारों गुरुजी के उन दिनों के साथी थे जब से गुरुजी ने टुंडी के आसपास अपना आंदोलन शुरू किया था। गुरुजी के आंदोलन और संघर्ष का ऐसा जादू चला कि महाजन भी गुरुजी के मुरीद हो गए और उनके साथ आने लगे। टुंडी के पास एक जगह है मनियाडी। इसी मनियाडी से शिबू सोरेन ने महाजनों के खिलाफ अभियान शुरू किया था और इसी मनियाडी में एक घर है मुरलीधर का। अब आप सोचिएगा कि आखिर मुरलीधर है कौन। मुरलीधर वही महाजन है जिसकी जमीन पर शिबू सोरेन और उसके समर्थकों ने सबसे पहले कब्जा किया था, यानी कि धनकटनी आंदोलन के जरिए उसकी जमीन पर कब्जा किया गया। जब शिबू सोरेन और महाजनों के बीच आंदोलन चल रहा था तो महाजनों की ओर से गोली चलाने की घटना के बाद आदिवासी काफी आक्रोशित हो गए थे और इधर धनकटनी आंदोलन भी अपने उफान पर था। मुरलीधर की जमीन भी कब्जा कर लिया गया था। अनाज पहले ही शिबू सोरेन के साथियों ने लूट लिया था। ऐसे में एक दिन मुरलीधर ने जोखिम लेकर खुद शिबू सोरेन से मुलाकात करने का मन बनाया। शिबू सोरेन के बांदड़ी के छातीलाल के घर पर ठहरे हुए थे। वो खाट पर बैठे थे, वहां मुरलीधर पहुंच गए। संथाली लोग तीर धनुष लेकर खड़े थे। जैसे ही संथालों ने मुरलीधर को देखा, कहने लगे कि महाजन का बेटा आया है, उसे मारेंगे। मुरलीधर को लगा कि उसकी जान तो गई, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। इसके पहले कि संथाल कोई कदम उठाते, शिबू सोरेन ने कहा कि कोई इनके साथ मारपीट नहीं करेगा। मुरलीधर को अपने पास बुलाकर खाट पर बिठाया और संथालों को समझाया कि खेत की लड़ाई खेत में होगी। अगर कोई आया है हमारे दरवाजे पर तो उसकी बात तो सुनो।
इसके बाद शिबू सोरेन भयभीत मुरलीधर को पीने के लिए एक सिगरेट देते हैं। मुरलीधर सहमे हुए थे और डर से कांप रहे थे। शिबू सोरेन ने पूछा कि आखिर क्यों आए हो? मुरलीधर ने जवाब दिया कि अब हमारे पास बचा ही क्या है, कुछ भी नहीं बचा, सब तो आपने ही ले लिया है। अब हम भी आपके साथ आंदोलन में रहना चाहते हैं। शिबू सोरेन को भरोसा नहीं हुआ कि एक महाजन का बेटा क्यों धान कटनी आंदोलन में शामिल होगा। भरोसा नहीं करने का एक और कारण था कि इस मुरलीधर के घर का सारा कुछ, खेत खलिहान धान, सब तो आंदोलन में लूट लिया गया था। फिर ऐसा व्यक्ति शिबू का साथ क्यों देगा? एक बार शिबू सोरेन को लगा कि कहीं कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है, या महाजन कोई और योजना तो नहीं बना रहे हैं। ये तमाम सवाल शिबू सोरेन के दिमाग में कौंधने लगे। इसके बावजूद उन्होंने कह दिया कि अगर तुम मेरे आंदोलन में शामिल होना चाहते हो तो हो जाओ। मुरलीधर भी मान गए। वहां मौजूद संथाल को कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि पहली घटना थी जिसमें महाजन का बेटा ही धान कटनी आंदोलन के समर्थन में आ गया था, क्योंकि धान कटनी आंदोलन तो महाजनों के खिलाफ ही था। शिबू सोरेन से हरी झंडी मिलने के बाद मुरलीधरन वापस अपने घर लौट गया। दूसरे दिन वो अपने घर से हलवा बनाकर फिर शिबू के पास गया। वो हलवा शिबू सोरेन के लिए था। मुरलीधर जानते थे कि शिबू सोरेन और उनके सहयोगी के मन में जरूर शक होगा, इसलिए सबसे पहले उन्होंने इस हलवा में से खुद चखा और फिर शिबू सोरेन को खाने के लिए दिया कि बड़े प्यार से आपके लिए हलवा बनाकर लाए हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि शिबू सोरेन को भरोसा हो जाए कि हलवा में कुछ मिलाया नहीं गया है। मुरलीधर द्वारा लाया गया हलवा शिबू सोरेन ने बड़े चाव से खाया और उसी दिन से मुरलीधर पर विश्वास करने लगे। इस आंदोलन के दौरान कई ऐसे मौके आए, कई ऐसी घटनाएं घटी जिसमें संथाली और दीकू आमने सामने थे। जब बात बढ़ी, लगा कि अब हिंसा होगा, तो शिबू सोरेन ने वहां माहौल को शांत किया। लेकिन इसी दौरान झारखंड आंदोलन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें पुलिस वाले मारे गए और मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या सिपाहियों की थी। एक घटना ने झारखंड आंदोलन को देश भर में चर्चित कर दिया। आदेश दिया गया कि शिबू सोरेन अगर कहीं दिखे उसे गोली मार दो। ये मामला तब गरमाया जब आंदोलन रोकने गए एक दारोगा की हत्या कर दी गई। दिसंबर का महीना था साल 1974 का। झारखंड का तोपचांची गांव, जहां आंदोलन में शामिल ग्रामीणों पर पुलिस ने केस कर दिया। पुलिस गांव से ग्रामीणों को अपने साथ ले गई। बोला गया कि छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद धनबाद की पुलिस अधीक्षक की टीम गई, जिसमें दरोगा शामिल थे जिनका नाम घटक था। उनके साथ एएसआई संपत राय और कुछ सिपाहियों को गांव में भेजा गया। इनमें जो टीम को लीड कर रहे थे दरोगा घटक, उनका कुछ ही दिनों पहले प्रोन्नति हुआ था। गांव वालों को जब पता चला कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस गांव पहुंची है, तो ग्रामीण अपने पारंपरिक हथियार से लैस होकर पुलिस को घेरने की कोशिश करने लगे। संपत राय और सारे सिपाही तो वहां से किसी तरह भाग निकले, लेकिन दरोगा घटक फंस गए। ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया, फिर उनका पता ही नहीं चला। चारों तरफ वायरलेस से खबर कर दी गई कि दरोगा का अपहरण कर लिया गया है। बिहार सरकार में हड़कंप मच गया। आदेश भी आ गया कि बल प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें दरोगा की जान को खतरा हो सकता है अगर उनका अपहरण हुआ है। उधर दरोगा की खोज के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजा गया, लेकिन पता नहीं चल पाया कि आंदोलन के बड़े नेताओं से भी पूछताछ की गई, लेकिन दरोगा घटक का कुछ भी पता नहीं चला। यहां तक कि लाश भी नहीं मिली। बाद में ये खबर उड़ी कि घने जंगल में कहीं उनका जला हुआ बैज मिला है। झारखंड आंदोलन में किसी पुलिस अधिकारी को पकड़कर मार डालने की ये पहली घटना थी। दरोगा घटक की हत्या के बाद पूरे इलाके में पुलिस की गतिविधियां बढ़ गई थी। पुलिस शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो को गिरफ्तार करना चाहती थी। पुलिस को असीमित अधिकार दिए गए थे और उन्हें कहा गया था कि जहां कहीं भी शिबू सोरेन नजर आए उन्हें गोली मार दो। कुछ दिनों बाद विनोद बिहारी महतो को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। विनोद बिहारी महतो को छुड़ाने के लिए शिबू सोरेन और उनके समर्थकों ने नाकाम कोशिश की। एक बार तो ऐसा हुआ कि लगभग 20,000 की संख्या में आदिवासियों ने गिरिडीह जेल को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी अगुवाई खुद शिबू सोरेन कर रहे थे। प्रशासन को इसकी भनक पहले ही लग गई थी।
प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर ली थी। प्रशासन को ये सूचना थी कि आदिवासियों की भीड़ जेल पर हमला करवा सकती है और विनोद बिहारी महतो को रिहा करवा सकती है। प्रदर्शनकारी लगातार ये नारा लगा रहे थे कि जेल का ताला टूटेगा, विनोद बिहारी महतो छूटेगा। प्रशासन ये भी जानता था कि बल प्रयोग करने से प्रदर्शनकारी भड़क जाएंगे और उसके बाद की जो स्थिति पैदा होगी उससे निपटना पुलिस वालों के लिए नामुमकिन होगा। और उस वक्त जो तत्कालीन उपायुक्त थे उन्होंने धैर्य से काम लिया। उन्होंने शिबू सोरेन को इसकी जानकारी दी कि देखिए विनोद बिहारी महतो यहाँ नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि देखिए विनोद बाबू तो यहाँ है नहीं, उनको भागलपुर जेल भेज दिया गया है, वो गिरिडीह जेल में नहीं है, इसलिए प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। शिबू सोरेन ने भी अपनी तरफ से अपने खुफियाओं से पता लगाया तो उन्हें भी इस बात की पुष्टि लग गई कि विनोद बाबू को गिरिडीह जेल से हटा दिया गया है और भागलपुर जेल भेज दिया गया है। इसके बाद उन्होंने सभा खत्म करके और सभी को शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर वापस लौट जाने का आदेश दिया। सभी लोग अपने घर वापस लौट गए, लेकिन शिबू सोरेन सरकार को अपनी ताकत जताने में सफल रहे कि वो कितने मजबूत हो चुके हैं। इसके बाद शिबू सोरेन की जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने शिबू सोरेन को लगभग तोड़ दिया। वो मामला था शशिनाथ झा की हत्या का और इसी हत्या में दिल्ली की अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि शिबू सोरेन के जिंदगी में आए इस टर्निंग पॉइंट के बारे में हमने अपने चैनल पे जो कहानी बताई है, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ दिशोम गुरु, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम कहानी की बात कर रहे हैं दिशोम गुरु के बारे में, उसमें दो महत्वपूर्ण है, एक शराबबंदी और दूसरी महाजनी प्रथा। महाजनी प्रथा को शिबू सोरेन ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था और महाजनों के खिलाफ जो उनका आंदोलन था वो आगे चल के राजनीति में तब्दील हो गया। और जिस तरह से उन्होंने झारखंड आंदोलन की नींव रखी उसमें कई लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। उन्होंने नई पार्टी का गठन किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और इसके तहत उन्होंने चुनाव भी लड़ा और जीत कर भी आए और उन्होंने झारखंड आंदोलन की जो नींव रखी थी 15 नवंबर 2000 को, वो सपना भी साकार हो गया। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का रहा कि जिसने झारखंड आंदोलन या झारखंड अलग राज्य की मांग रखी वो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री नहीं बन सका, यानी शिबू सोरेन पहले मुख्यमंत्री नहीं बन सके। इसका मलाल उन्हें जिंदगी भर रहा। हालांकि वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट्स आता रहा। जो कभी मुखिया का चुनाव हारा था उसने पूरे राज्य की बागडोर अपने हाथ में रखी, पूरे राज्य की बागडोर संभाली। लेकिन आज हमारे बीच दिशोम गुरु नहीं है। आज पूरा राज्य उन्हें याद कर रहा है और जिस तरह से उन्होंने आदिवासियों के हक में बड़ी भूमिका अदा की थी, महाजनी प्रथा को खत्म करने की, वो एक लकीर रहा कि किस तरह उन्होंने झारखंड के आदिवासियों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और इसी से उनकी लड़ाई लड़ते हुए ही उन्हें दिशोम गुरु के नाम से नवाजा गया। दिशोम गुरु यानी कि पूरे देश, पूरे साम्राज्य का गुरु। आज उनकी 82वीं जयंती है। पूरा एयर नाउ परिवार शिबू सोरेन को सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी दिशोम गुरु की जिंदगी से जुड़ी हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें हौसला देते हैं, हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।